चलिए, कल हमने जो डिस्कस किया था कल की क्लास में, वो हमने डिस्कस किया था सेल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको उससे पहले वाली क्लास में बता दिया था। इसके अलावा मैंने आपको कल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आई थिंक सबको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किससे बोल रहे हैं एग्जैक्टली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, ये आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैंने आपको दो टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताए थे। एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था और एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेटल से मेटल आयन बनेगा। और रिडक्शन पोटेंशियल को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, मेटल आयन से मेटल बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना, रिडक्शन पोटेंशियल अगर लिखा होगा तो मेटल आयन से मेटल लिखा होगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में मेटल से मेटल आयन बनेगा, मेटल से मेटल आयन बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने एक जनरल आपके साथ डिस्कस किया था, और एक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्टैंडर्ड केस। स्टैंडर्ड केस में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप डिजाइन कर रहे हैं, आप उस समय पर बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो सेल का टेम्परेचर उस समय पर, जो टेम्परेचर होना चाहिए रूम टेम्परेचर, वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जिस समय सेल आप डिजाइन कर रहे हैं, मतलब 298 केल्विन होना चाहिए। अगर आपके कंटेनर में किसी तरीके की कोई गैस इंक्लूड है तो प्रेशर 1 atm या 1 बार के अप्रॉक्स होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अगर आप ले रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, तो आपका जो इलेक्ट्रोड है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बन जाएगा। इसके अलावा मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था अबाउट शी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो ई नॉट वैल्यू है स्टैंडर्ड की, वो 0.0 वोल्ट है। शी एक्ट एज ए एनोड एज वेल एज कैथोड, दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। शी इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप याद करिए, मैंने आपको ये बताया था IUPAC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा, रिडक्शन वाला पार्ट हमेशा राइट साइड में रखा जाएगा। लेफ्ट में वो पार्ट आएगा जिस मेटल का इलेक्ट्रोड ज्यादा रिएक्टिव है, वो लेफ्ट में, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो लेस रिएक्टिव है उसका रिडक्शन होगा। यहां तक आई थिंक सबको मेरी बात अगर क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट को आगे प्रोसीड करूं। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रहा ना? ठीक है, अब थोड़ा सा फोकस करना आज की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे EMF ऑफ द सेल। टॉपिक इज व्योम इज प्रेजेंट। टॉपिक इज EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल, इसकी फुल फॉर्म अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो EMF स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम EMF को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैसे फुल फॉर्म आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि EMF का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। हम EMF को कभी कभी इस तरीके से भी लिख देते हैं, EMF को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई सेल। अगर कहीं पर ई सेल लिखा हो तो समझ जाइए EMF की बात कर रहा है। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा ई नॉट सेल, ई सेल। सिंपल अगर होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगी, तो ई सेल का मतलब वो EMF की बात कर रहा है, EMF ऑफ द सेल। ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में EMF ऑफ द सेल। तो EMF ऑफ सेल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? EMF ऑफ सेल निकालने का मतलब है, EMF ऑफ सेल निकालने का मतलब है आप E कैथोड, जो आपका इलेक्ट्रोड है, कैथोड वाला इलेक्ट्रोड, E को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन सा वाला, कैथोड वाला, जो राइट साइड में रखा हुआ है। ई कैथोड में से आप ई एनोड को माइनस करेंगे। एनोड कौन सा वाला इलेक्ट्रोड है, जो लेफ्ट वाले पार्ट में रखा हुआ है। ऐसा ही क्यों, कैथोड में से ही आपने एनोड को माइनस क्यों किया? फोकस करना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। जब आपने सेल डिजाइन किया था तो जो लेफ्ट वाला पार्ट था आपका, वो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट था, वहां इलेक्ट्रॉन की बहुत एक्सेस थी उस समय। अब इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से, याद करिए, कॉपर की तरफ जा रहे थे,
और धीरे धीरे क्या होता जा रहा था कि जिंक वाले कंटेनर जो एनोड वाला पार्ट था उसका पोल नेगेटिव था, और एक ऐसा समय आ रहा था इक्विलिब्रियम पर जब सेल ने काम करना बंद कर दिया था। एक स्टेट आई थी इक्विलिब्रियम वाली, जहां पर ना जिंक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा था ना कॉपर इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा था। एक ऐसा केस आएगा जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेंगे। मैंने कहा था जब भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी सेल का मेजर करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी सेल इक्विलिब्रियम में आ जानी चाहिए, उस समय आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करिए। अब धीरे धीरे जिंक क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स में पुअर होता जा रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन्स में रिच होता जा रहा है। सबसे पहले डोनेटर, जो डोनेट करने वाला है वो रिच है और जो रिसीव करने वाला है वो पुअर है। आफ्टर सम टाइम अगर मैं देखूं तो डोनेटर पुअर हो जाएगा और रिसीवर रिच हो जाएगा। तो रिसीवर कौन सा वाला पार्ट है, कैथोड वाला पार्ट। कैथोड वाला पार्ट रिच हो चुका है और जो आपका डोनेटर वाला पार्ट है वो अब पुअर है। तो रिच में से पुअर को माइनस करोगे या पुअर में से रिच को माइनस करोगे, तो आपको रिच वाले पार्ट में से पुअर वाले पार्ट को माइनस करना है। तो आपके पास जो सेल का पोटेंशियल पता चलेगा कि सेल का पोटेंशियल इतना है। तो आप अगर किसी सेल का पोटेंशियल पता करने जा रहे हैं तो आपको कैथोड वाले इलेक्ट्रोड में से एनोड वाले इलेक्ट्रोड को माइनस करना है। अब आईयूपीएससी का नॉर्म्स ये कहता है कि अगर आपको ये माइनस करके ई सेल की वैल्यू निकालनी है, कैथोड आपका अगर रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है और एनोड आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में, तो आप माइनस नहीं कर सकते। पहले दोनों को इक्वल लाओ फिर माइनस करो। ऐसे कैसे डिफरेंस, ऐसे तो पहले से ही डिफरेंस है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में है। तो आप पहले दोनों को इक्वल करो फिर डिफरेंस करो। तो इसको अगर मैंने रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में लिखा तो इसको भी मुझे रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में लिखना होगा। उसके बाद सबस्ट्रैक्ट करके हम ई सेल की वैल्यू को निकालेंगे। आप अगर इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में रख रहे हैं तो इसको भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में रखो फिर माइनस करो। ऐसा नहीं करना कि इसको आपने किस टर्म में रखा, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में, और इसको रखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में, और फिर आप माइनस करके ई सेल की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये गलत है, फिर ये गलत है। तो क्या करना है आपको, अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसको भी रिडक्शन पोटेंशियल बनाओ, अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो इसको भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ। तो आईयूपीएस ने फिक्स कर दिया कि जब भी आप माइनस करेंगे दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करिए। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था। रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में दे रखी है तो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको नेगेटिव करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपसे ये बात डिस्कस करूं तो ये जो कैथोड वाला पार्ट है आपका, ये आपका वो पार्ट है जो राइट साइड में प्रेजेंट है। एनोड वाला पार्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। कैथोड वाले पार्ट पर हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड वाले पार्ट पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन जिस समय आप माइनस करेंगे उस समय ये ध्यान रखिएगा कि आप ई कैथोड को किस फॉर्म में लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोड आपको रखना है रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में और आपको एनोड भी रखना है रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वो कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, साइन कन्वेंशन का चक्कर पड़ेगा, वो आपको कंफ्यूज करेगा। हर क्वेश्चन में वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ई सेल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ई सेल कहूं या ईएमएफ कहूं इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकती हूं मैं, ईएमएफ, या फिर मैं इसको ई नॉट सेल भी लिख सकती हूँ। ई नॉट सेल स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर आपकी दोनों सेल स्टैंडर्ड नहीं है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, और अगर आपकी दोनों सेल स्टैंडर्ड है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाइए। अगर दोनों सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस में रेडी की गई है तो फिर आप स्टैंडर्ड वाली वैल्यूज रखिए, और नॉन स्टैंडर्ड में तैयार की गई है तो फिर आप नॉन स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला लगाइए।
तो आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे हम सेल का ईएमएफ निकालते हैं। कैसे हम सेल का ईएमएफ निकालते हैं, हम पहले क्वेश्चंस देखेंगे इसके ईएमएफ सेल के, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को आज प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको डिस्कस करूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन इज calculate the standard EMF of a cell. Calculate the standard EMF of a cell which involve the following reaction. उसने आपको एक रिएक्शन बताई, which involve the following reaction. रिएक्शन आपको क्या दे रखी है, Zn plus 2Ag positive gives you Zn2 positive plus 2Ag, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा उसने आपको क्वेश्चन में दे रखा है कुछ इंफॉर्मेशन और दे रखी है, गिवन दैट E नॉट Zn2 पॉजिटिव। बेटा E नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, मेटल टू मेटल आयन, मेटल भी प्रेजेंट है, मेटल आयन भी प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वो आपको बता रहा है 0.76 वोल्ट, ठीक है। इसके अलावा उसने कहा E नॉट Ag से Ag पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड, इसकी वैल्यू बता रहा है -0.80 वोल्ट। आपको ये इंफॉर्मेशन उसने क्वेश्चन में दे रखी है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। आपके पास ईएमएफ का फॉर्मूला था, ईएमएफ का फॉर्मूला आपके पास में क्या है, ई सेल निकालने का फॉर्मूला आपके पास में है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। थोड़ा दिमाग को खोल के रखना इस समय, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, इस रिएक्शन को देखकर कैसे पता चलेगा कि कौन कैथोड और कौन एनोड है। जिंक ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव बनाया है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव बनाया है, और Ag पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके Ag की फॉर्मेशन करी है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम जिंक ने करा है और इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम Ag ने किया है। तो मैं कह सकती हूं कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन। हम कह सकते हैं Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो मुझे एनोड और कैथोड वाला पार्ट पता चल गया। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जिस पे ऑक्सीडेशन होता है वो पार्ट एनोड होता है, तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये एनोड वाली इंफॉर्मेशन है, और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी कैथोड वाली इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कैथोड में से एनोड की वैल्यू माइनस करनी है, पर आईयूपीएससी का रूल कहता है कि दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में रखो। तो देखो जरा, यहां पर इसकी वैल्यू 0 से +2 है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में दे रखी है। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में। अच्छा, इसको चेक करते हैं, 0 से प्लस। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो रहा हो, रिडॉक्स में याद, रिडॉक्स वाले चैप्टर में अच्छे से ना किया हो, तो मैं आपको बता दूं कि जब चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो ऑक्सीडेशन होता है। चार्ज अगर बढ़ता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन, और चार्ज जब कम होता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, तो हम कहते हैं रिडक्शन। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो एक जगह लिख ले। यहां देखो 0 से +2 पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, अगर चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो ऑक्सीडेशन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। मुझे इन दोनों वैल्यूज को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करती हूँ
तो कैसे लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल का सिंबल अगर मुझे लिखना हो, ई नॉट उल्टा हो जाएगा, ये वाली फॉर्म भी उल्टी हो जाएगी, Zn2 पॉजिटिव से Zn, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -0.76 वोल्ट। इसको भी रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट Ag पॉजिटिव से Ag, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +0.80 वोल्ट। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो ये मेरा कैथोड और ये मेरा एनोड, तो आपने फॉर्मूले में पुट किया, कैथोड की वैल्यू 0.80 माइनस -0.76, इसको कैलकुलेट करके अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी निकलकर 1.56। क्या ये वैल्यू पॉजिटिव में है, ये वैल्यू बिल्कुल पॉजिटिव में आ रही है। अब याद रखना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से, अगर आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। दिमाग में क्या सेट करना है कि अगर आपकी सेल का ईएमएफ पॉजिटिव निकल रहा है तो आप कह सकते हैं कि बेटा माइक बंद कर दीजिए, आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इसको, इस रिएक्शन को करने के लिए मैं बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक मिनट ललित, मैम मैं तो कर लूंगा, ये हर्षित नहीं कर रहा है। हर्षित हो गया कर लिया। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी ई नॉट सेल और ईएमएफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो आंख बंद करके कह देना कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन फीजिएबल है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि क्या आपकी रिएक्शन फीजिएबल है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव है तो फीजिएबल है, स्पॉन्टेनियस है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, आपने स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकाल दिया। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है, एक बार हैंड रेस कर दीजिए जिससे मैं नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं। मैम फॉर्मूले में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल भी निकालेंगे। हाँ, आप निकालने को दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में भी ले सकते हो, पर आईयूपीएसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। आईयूपीएसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में रखना है। आप अगर इन दोनों को ऑक्सीजन पोटेंशियल की टर्म्स में भी निकालते तो आंसर यही निकलता, लेकिन हमें वही रूल फॉलो करना है जो हमें एनसीईआरटी कह रही है, जो या फिर जो हमारे आईयूपीएसी नॉर्म्स हैं। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई भी बुद्धिमानी इस समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने जरा सा भी, हालांकि आंसर ठीक आएगा लेकिन हो सकता है एग्जामिनर बेकार में मार्क्स काट ले कि बच्चे ने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं किया। सबको क्लियर है? मैम यस यस, ये लास्ट वाली रिएक्शन जो आपने इनको कन्वर्ट किया है रिडक्शन, आप यहाँ से समझा दो प्लीज। यहां से यस मैम। बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने देखा 0 से +2, मतलब चार्ज पॉजिटिव में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सिंबल है। मैंने इसको उल्टा करके लिखा, Zn2 पॉजिटिव से Zn, 2 पॉजिटिव से 0, चार्ज नेगेटिव की तरफ चला। तो अब आप देखेंगे ये जो सिंबल है रिडक्शन पोटेंशियल का सिंबल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जब आप रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस का साइन लगा देंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव होगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये वाला आप देखो, ये आपको क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 से +1, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जब चार्ज इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दो, Ag पॉजिटिव से Ag, इसकी वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज को, अब ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हो चुके हैं आपके पास, इन दोनों वैल्यूज को ये फॉर्मूले में पुट कर दो। तो ये वाला पार्ट आपका Ag वाला जो पार्ट है ये कैथोड है, और जिंक वाला पार्ट आपका एनोड है। कैथोड वाली वैल्यू आपने यहाँ रखी और एनोड वाली वैल्यू आपने यहाँ रखी, और सबस्ट्रैक्ट करके जब आपने आंसर निकाला तो आंसर आया +1.56 वोल्ट। सोनिया क्लियर है? यस मैम क्लियर। बेटा कुछ बच्चों ने हैंड रेस नहीं करे, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे प्लीज इंडिकेट कर दो, क्योंकि फिर मैं आगे की तरफ बढ़ती जाऊंगी और फिर बाद में आपकी ये बेसिक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि मैम मुझे तो ईएमएफ निकालना नहीं आता। आपको हेजिटेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इस समय 12th क्लास में हैं,
आप हर चीज को अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए कि कहीं भी बोर्ड के पेपर में आपसे गलती ना हो जाए। अभी भी 21 स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है और पार्टिसिपेंट इस समय है 20, ठीक है 24। सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करती हूँ फिर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, पैटर्न समझना, क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंट पैटर्न का है। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ सेल इज प्रिपेयर्ड, a cell is prepared by dipping a copper rod in 1 molar copper sulfate solution। कॉपर की रॉड को 1 मोलर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है, एंड a nickel rod in 1 molar nickel sulfate solution। आपसे कह रहा है, अच्छा आपको और गिवन क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है कॉपर एंड निकल के। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है ई नॉट Cu2 पॉजिटिव से Cu। अब देखो चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से 0 हो रहा है, कम हो रहा है चार्ज, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। आपको रिडक्शन पोटेंशियल इसका बता रहा है कॉपर का 0.34 वोल्ट। निकल का रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा है स्टैंडर्ड Ni2 पॉजिटिव टू Ni, ये आपको बता रहा है -0.25 वोल्ट। ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट उसने आपसे पूछा व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन। पहला पार्ट उसने पूछा व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, आप सेल रिएक्शन बताइए। दूसरा पार्ट आपसे पूछ रहा है, सेकंड पार्ट, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब आपसे कह रहा है कैलकुलेट करिए ईएमएफ ऑफ सेल, वो भी स्टैंडर्ड ईएमएफ, जिसको मैं लिख सकती हूँ ई नॉट सेल, आपसे पूछ रहा है। थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है विच इलेक्ट्रोड विल बी द पॉजिटिव, आपको बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव है, विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव। एंड नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, फोर्थ पार्ट, हाउ विल द सेल बी रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल पूछ रहा है, तो हाउ विल द सेल बी रिप्रेजेंटेड। अब आपको सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना। पहले एक सेल, 2 सेल ली है उसने, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करने की कोशिश करी है। एक सेल में वो कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालता है, दूसरे सॉल्यूशन में निकल को निकल सल्फेट के सॉल्यूशन में डालता है। कंसंट्रेशन दोनों की 1 मोलर है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। टेम्परेचर जिस समय ये सेल बनाया होगा, सपोज टेम्परेचर 298 होगा, स्टैंडर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि जिंक, कॉपर और निकल में कौन रिएक्टिव है, कॉपर और निकल में रिएक्टिव कौन है, क्योंकि निकल मेटल आपने रिएक्टिविटी सीरीज में अब तक देखा नहीं है। कॉपर और निकल में अभी तक आपने कॉपर को तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है, पर निकल मेटल को नहीं देखा रिएक्टिविटी सीरीज में। तो कैसे डिसाइड करोगे कि कॉपर और निकल में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ऐसे केस में एक इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर कर रही हूं, वो इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में वो इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल होगी। आपको ऐसे केस में क्या ध्यान रखना है, अब ये देखिएगा, ये जो आपको दे रखे ना, ये क्या दे रखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या है इस समय, Cu2 पॉजिटिव से 0, ये इस समय आपको इंफॉर्मेशन में बता रहा है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, और ये निकल के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल क्यों बोल रही है मैम? मैंने इनको रिडक्शन पोटेंशियल बोला, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इस बात में? नो मैम। ठीक है, अगर आपके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी, यस बोलो, एनी प्रॉब्लम? बोला था जिसने ही बोला था। ठीक है, फोकस करना बात पर। अगर आपके 2 रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा
उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। कंफ्यूज मत होना, मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इन दोनों में देखा जाए तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है तो हम ये भी कहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। अब आप कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल है तो मैडम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था, गड़बड़ मत करना। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ऑल्सो इंक्रीजेस। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो याद रखिए कि वो मेटल लेस रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसी केस में कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब याद करो 10th क्लास में आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबको याद आ रही होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एक ऐसा वर्ड था जो कोई भूल ही नहीं सकता। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबको याद है? यस मैम। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक कंडीशन सबने पढ़ी होगी, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल बट लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल। सबने पढ़ी ये लाइन? यस मैम। ठीक है, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है और उसकी रिएक्टिविटी मेटल की डिक्रीज हो रही है, और जिस मेटल की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकती, वो किसी दूसरे मेटल का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकती। तो ऐसे केस में मैं लिख सकती हूँ डिस्प्लेसमेंट नॉट पॉसिबल, डिस्प्लेसमेंट नॉट पॉसिबल। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकती क्योंकि ये उस वाली मेटल के कंपैरिजन में जो उसके साथ रखी गई है उसके कंपैरिजन में ये लेस रिएक्टिव है। यहां तक क्लियर है? अब जरा पता करो इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, इट मींस इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी कम है। मैंने कहा था जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसका रिडक्शन होता है, जिसकी रिएक्टिविटी कम, लेस रिएक्टिविटी वाले का रिडक्शन होता है। ये इंफॉर्मेशन नोट में सेट कर लेना, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये, सिर्फ मैंने समझाया है। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर लेस रिएक्टिव है कोई मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल का क्या होता है? रिडक्शन। अब लेस रिएक्टिव कैसे पता चला? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव वाले का रिडक्शन, और रिडक्शन वाला पार्ट हमेशा कैथोड वाला पार्ट होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये रिडक्शन कर रहा होगा, इस वाले पार्ट का ये वाला पार्ट कैथोड होगा, ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड में रखा होगा। ठीक है, अब मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन। तो मैं सेल रिएक्शन कैसे लिखूंगी? सेल रिएक्शन लिखने का तरीका देखना, मैंने कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है और निकिल की रॉड को निकिल सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है। तो रिएक्शन लिखने का तरीका क्या होगा? अगर ये वाला पार्ट निश्चित हो गया कि आपका लेस रिएक्टिव है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? गेन, और निकिल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे? निकिल Ni से क्या बनाएंगे? Ni से क्या बनेगा आपका? Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर क्या कर रहा होगा? इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा होगा, और क्या बनाएगा कॉपर? सेल रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो मैं कैंसिल करने के बाद अगर लिखूं तो क्या आ जाएगा? Ni प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स you Ni2 पॉजिटिव प्लस Cu। दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये आपके पास सेल रिएक्शन निकल कर आ गई। सेल रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड नहीं करते इसलिए मैंने काट दिया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। क्या सबको फर्स्ट पार्ट क्लियर है? क्या सबको फर्स्ट पार्ट क्लियर है? ठीक है। सेकेंड पार्ट हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल। तो हम सेकेंड पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का मतलब ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड।
अब हमें पता चल चुका है भैया ये वाला पार्ट लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव वाले पार्ट का रिडक्शन होता है, रिडक्शन वाला पार्ट कैथोड होता है, तो ये वाला पार्ट कैथोड है। और दोनों की वैल्यू देखो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में दे रखी है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, तो अब की बार हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो आपके पास कैथोड की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.34 वोल्ट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये वाला पार्ट कैथोड है, कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, और ये वाला पार्ट आपका एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। एनोड की वैल्यू आपको दे रखी है -0.25 वोल्ट। आप यहां से इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, 0.34 प्लस हो जाएगा आपका 0.25, तो आई थिंक ये हो गया 0.59 वोल्ट। अब की बार भी ये देखो कि ई नॉट सेल की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब आपकी रिएक्शन, आपकी सेल स्पोंटेनियसली वर्क कर रही है, आपकी सेल रिएक्शन फिजिएबल है, बिना एक्सटर्नल फोर्स के हो रही है। क्या सेकंड पार्ट सबको क्लियर हो गया? यस मैम। सेकंड पार्ट सबको क्लियर है? ठीक है। थर्ड पार्ट हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट इज विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव। आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने बताया था कि एनोड का टर्मिनल नेगेटिव होता है और कैथोड का टर्मिनल पॉजिटिव होता है। कैथोड का टर्मिनल कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आपका कौन कौन कैथोड है, कॉपर कैथोड है, तो कॉपर का टर्मिनल आपका कैसा है, पॉजिटिव। तो कॉपर इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज ए कैथोड। जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज ए कैथोड, और ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, और हम इसको कह सकते हैं और अ पॉजिटिव पोल, और यही हमारा क्या है, पॉजिटिव पोल है या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ये वाला थर्ड वाला पार्ट क्लियर हो गया कि हमें कैसे पता चला कौन पॉजिटिव है इलेक्ट्रोड, जिस पर रिडक्शन होगा, जिस पर रिडक्शन होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो पॉजिटिव, और जिस पर ऑक्सीडेशन होगा वो नेगेटिव। तो रिडक्शन हमारा किस तरफ हो रहा है, कॉपर की तरफ रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन कैथोड पर होता है, कैथोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव होता है। तो थर्ड वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब फोर्थ वाले पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, विथ हाउ विल द सेल बी रिप्रेजेंटेड। आप सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको रिप्रेजेंटेशन तो गैल्वेनिक सेल की बहुत अच्छे से आती है। एनोड वाला पार्ट लेफ्ट में, कैथोड वाला पार्ट राइट में। एनोड वाला पार्ट ये है, निकल से Ni2 पॉजिटिव का बनना। एनोड वाला पार्ट निकल है, कैथोड वाला पार्ट कॉपर है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, Ni सॉलिड स्टेट में, इससे बन रहा है Ni2 पॉजिटिव, आयन है, और आप क्या लिखोगे, एक्वस स्टेट। जहां भी आयन वहां आंख बंद करके एक्वस स्टेट लिख दीजिए, बीच में आ गया सॉल्ट ब्रिज। अब की बार क्या लिखना है, कैथोड की तरफ आप क्या लिखोगे, रिडक्शन, तो रिडक्शन की फॉर्म में लिखना Cu2 पॉजिटिव, आयन है, एक्वस स्टेट। उसके बाद क्या बन रहा है, कॉपर, मेटल है, सॉलिड स्टेट। दोनों का सॉल्यूशन 1 मोलर कंसंट्रेशन का है, तो यहां लिख दीजिए ये भी 1 मोलर कंसंट्रेशन है। चलिए लगभग सब आ चुके हैं। तो कितने बच्चों को ये चारों पार्ट क्वेश्चन के क्लियर हो गए हैं? मैम यस।
मैम ये सेकंड वाला मैं ये कन्वर्ट क्यों नहीं करा मैं इसको कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हमें पहले से रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स दे रखी है, अच्छा इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है। अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता तो हम कन्वर्ट करते। क्लियर है यहाँ तक? क्या Yes, क्वेश्चन नंबर सेकंड सबको क्लियर है? Yes, एक बार ma'am. हैंड रेस कर दो, हैंड रेस फटाफट से कर दो जिससे मुझे क्लियर हो जाए, मैं नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं। कोई एक दो बच्चे अभी मिस हैं हैंड रेस में, वो दो बच्चे, एक बच्चा रह गया है, वो कौन सा एक बच्चा है जिसको क्लियर नहीं है? कौन सा एक बच्चा रह गया है? नहीं, सबका हो गया, ठीक है चलिए। मैम यस यस मैम यस बोलो बेटा। मैम प्लीज मैम थर्ड वाले पार्ट पे कनेक्शन चला गया था। थर्ड वाले पार्ट पे, फोर्थ वाला पार्ट देख लिया था? यस मैम वो तो देख लिया। थर्ड वाले पार्ट में कुछ नहीं बताना, आपको ये बताना है कि कौन सा वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। कैथोड कौन है आपका? कॉपर, तो कॉपर का पोल कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डाउन योर हैंड्स प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। प्रिडिक्ट वेदर, इस क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझना। प्रिडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर, जिंक एंड सिल्वर react with 1 molar sulfuric acid to give out hydrogen gas to give out hydrogen gas or not। आपको गिवन है क्वेश्चन में, गिवन डेट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब Zn2 पॉजिटिव से Zn, इट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इट्स वैल्यू इज -0.76 वोल्ट। ये वैल्यू वैसे कैसे निकालते हैं हम? जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मैंने कैसे निकाली होगी? शी के साथ कनेक्ट करके निकाली होगी। शी की वैल्यू 0 और जो वोल्टेज वोल्ट मीटर में आ रहे होंगे वो जिंक के होंगे। तो ये जो वैल्यू निकाली गई है स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये शी की हेल्प से निकाली गई है। दूसरा मुझे दे रखा है ये तो आपको जिंक का इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है Ag पॉजिटिव से, Ag आपको गिवन है +0.80 वोल्ट। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? प्रिडिक्ट करिए वेदर जिंक एंड सिल्वर रिएक्ट विद 1 मोलर H2SO4 एसिड टू गिव आउट हाइड्रोजन गैस और नॉट। एक एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, दोनों चीजों को मैं कनेक्ट करते हुए चलूंगी जिससे आपको समझ में आए। सबसे पहले मैंने जिंक मेटल को लिया और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराया। सबको रिएक्शन आती है ये वाली, क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। ये रिएक्शन आई थिंक सबने 10th में भी पढ़ी है, आई थिंक सबने 11th में भी पढ़ी है। मेरे हिसाब से रिएक्शन कॉमन है और सबको पता होनी चाहिए। रिएक्शन पता है सबको? ये रिएक्शन क्या सबको ये कॉमन रिएक्शन पता है? ठीक है। इसको अगर मैं आयन की फॉर्म में लिखूं, इसी इक्वेशन को अगर मैं आयन की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ? Zn प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स यू Zn2 पॉजिटिव प्लस H2। ये मैंने आयन फॉर्म में लिख लिया। मैं ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं एक ही बात है। मैं ऐसे इक्वेशन को लिखूं या इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूं एक ही बात है। यहां पर अगर आप देखें तो Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं E0, आप देख रहे हैं Zn से क्या बन रहा है? Zn2 पॉजिटिव, और आप देख रहे हैं कि E0 2H पॉजिटिव से बन रहा है H2। तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक वाला पार्ट यहां पर आपका एनोड है
और H पॉजिटिव से H2 मतलब ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट कैथोड है। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करे 0 से +2, चार्ज बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, प्लस से 0 मतलब चार्ज घट रहा है मतलब रिडक्शन। रिडक्शन कैथोड पर होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग एनोड वाला पार्ट जिंक है और कैथोड वाला पार्ट हाइड्रोजन है। और वैसे भी आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है और जो लेस रिएक्टिव है वो कैथोड है। तो दूसरा तरीका आपको ये भी पता है। अब अगर आप यहाँ पर ई नॉट सेल निकालते हैं तो ई नॉट सेल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप ई नॉट कैथोड में से ई नॉट एनोड को माइनस करेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब जरा देखो कैथोड कौन है, हाइड्रोजन। कैथोड कौन है, हाइड्रोजन। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू पता है, पता होनी चाहिए 0.0 वोल्ट। क्वेश्चन में गिवन नहीं है पर अंडरस्टूड है कि कैथोड अगर हाइड्रोजन स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी जब शी पढ़ाया था कि इसकी वैल्यू 0.0 वोल्ट होती है, तो मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया 0.0 वोल्ट। माइनस एनोड वाला पार्ट जिंक है और जिंक का मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो मैंने रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्ट रखा माइनस 0.76। तो आपके पास सेल का, इस वाली सेल का क्या निकल कर आ गया, ई नॉट सेल वैल्यू निकल कर आ गई, ईएमएफ निकल कर आ गया प्लस 0.76 वोल्ट। इसका मतलब जिंक की सेल अगर एनोड की तरह वर्क करे और हाइड्रोजन की सेल अगर कैथोड की तरह वर्क करे तो इन दोनों सेल में स्पॉन्टेनियसली वर्क होगा क्योंकि ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब ये रिएक्शन फीजिएबल है। इसका मतलब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अब जरा एजी की फॉर्म में इस बात को समझते हैं। अगर मैं सिल्वर की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराऊं तो क्या बनेगा, सिल्वर की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ कराती हूं तो क्या बनेगा, सिल्वर Ag2SO4। सिल्वर पे चार्ज +1 होता है, SO4 पे चार्ज -2 होता है, तो SO4 के -2 को सेटिस्फाइड करने के लिए मुझे 2 पॉजिटिव चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर Ag मेरे पास 1 था पर मैंने यहाँ 2 यूज करे हैं, बैलेंस करने के लिए मैं इसे 2 Ag कर दूंगी। प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट हो जाएगी। रिएक्शन तो मैंने लिख ली, अब ये देखना है फिजिएबल है या नहीं। इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो इसको अगर मैं आयनिक फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, 2Ag प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स यू, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिव्स यू 2Ag पॉजिटिव प्लस H2। आप ऐसा लिखें या ऐसा लिखें एक ही बात है। इस केस में Ag का क्या हो रहा है, 0 से प्लस मतलब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, चार्ज पॉजिटिव में जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, चार्ज नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है मतलब हम कहेंगे रिडक्शन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ई नॉट Ag से बन रहा है आपका Ag पॉजिटिव और ई नॉट 2H पॉजिटिव से बन रहा है H2। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, एनोड, और ये वाला पार्ट हो गया आपका कैथोड। आप ई नॉट सेल में जरा अप्लाई करिए, ई नॉट सेल का फॉर्मूला वही, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड आपका H2 हाइड्रोजन है, आपने वैल्यू पुट कर दी 0.0 वोल्ट, माइनस एनोड आपका Ag है और Ag का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है प्लस 0.80, तो आपने प्लस 0.80 पुट कर दिया। क्या निकल कर आएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू निकल कर आएगी माइनस 0.80 वोल्ट। अब की बार देखिए आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इट मींस ई नॉट सेल की वैल्यू अगर नेगेटिव में आएगी तो आपकी सेल है नॉन स्पॉन्टेनियसली वर्क हो रहा है, बिना एक्सटर्नल फोर्स के काम नहीं होगा। दूसरे तरीके से अगर समझा जाए तो हाइड्रोजन से नीचे आता है सिल्वर, तो सिल्वर के पास कहां है इतनी पावर कि सिल्वर इसके H पॉजिटिव को डिस्प्लेस कर सके, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती डिस्प्लेसमेंट अगर करा रहे हो तो ई नॉट सेल से पता चल रहा है कि वैल्यू नेगेटिव आ रही है, स्पॉन्टेनियस वर्क नहीं है, सेल फिजिएबल नहीं है, सेल तैयारी नहीं हो सकती है। तो ऐसे केस में आपने जो अरेंजमेंट सेट किया है, सिल्वर को आपने बना दिया है एनोड, हाइड्रोजन को बना दिया है कैथोड, आपका सेटअप ही गलत है। इस केस में हाइड्रोजन एनोड होना चाहिए था और सिल्वर कैथोड होना चाहिए था। तो ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब वो आपको ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपका सेटअप गलत लगा हुआ है। एनोड वो होता है जो मोर रिएक्टिव होता है,
तो सिल्वर और हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है। मेरी बात सबको क्लियर हो गई? तो उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा प्रिडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर रिएक्ट विद 1 मोलर H2SO4 एसिड टू गिव आउट H2 गैस और नॉट। तो आंसर देना है जिंक रिएक्ट विद H2SO4 टू गिव H2 बट सिल्वर नॉट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव H2 गैस। कितने बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस मैम। क्या सबको क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। एक बार हैंड रेस कर दीजिए फटाफट से। यस मैम। एक बार फटाफट से हैंड रेस कर दीजिए। क्वांटिटी 24 Yes, पर ma'am. पहुंचनी चाहिए। फटाफट से हैंड रेस करिए। क्वांटिटी अभी 18 पर दिख रही है मुझे हैंड रेस की। किसको प्रॉब्लम है? अब 20 हो गई है। अभी भी 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है। अभी भी 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है। प्लीज पूछ लीजिए। 21 को प्रॉब्लम नहीं है? यस 22 को प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी 2 स्टूडेंट लेफ्ट हो रहे हैं। मैम हो नहीं रहा, ठीक है। प्राइवेटली इसने बता दिया, ठीक है। 23 स्टूडेंट्स। एनी अदर? एक और रह गया है कोई। चलिए हो सकता है कि हैंड रेस ना हो रहा हो। मतलब सबको ये अप्रोच क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पैटर्न का मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कैन अ सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर आपका आई थिंक 4 चल रहा है। कैन अ सॉल्यूशन of 1 molar CuSO4 copper sulfate, 1 molar copper sulfate be stored in a vessel made of nickel metal given that, आपको क्या क्या गिवन है? गिवन दैट E0 Ni2 positive to Ni, its value is minus 0.25 volt, and E0 Cu2 positive, इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस 0.34 वोल्ट। ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन है और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैन अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट बी स्टोर्ड इन ए वेसल मेड ऑफ ए निकल मेटल। एक निकल मेटल में क्या मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टोर कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? ये क्वेश्चन पूछा है उसने आपसे कि क्या सूटेबल है निकल का कंटेनर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को कंटेन करने के लिए। प्रूव करके इस बात को बताना है कि हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को निकल मेटल में स्टोर कर सकते हैं कि कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं या स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये आपको प्रूव करके बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, पैटर्न समझना सॉल्व करने का। यहां पर आपको क्या दे रखा है, पहले फोकस करो। 2 पॉजिटिव से 0, 2 पॉजिटिव से 0 का मतलब चार्ज आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। चार्ज डिक्रीज होने का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ये जो वैल्यू है ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। 0 से +2 ये आपको दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब सबसे पहले आप क्या पता करेंगे? अगर मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? +0.34। अगर मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में रख लूं तो E0 Cu2 पॉजिटिव से Cu, इसकी वैल्यू मैं लिख सकती हूँ +0.34 वोल्ट। अब की बार ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इन दोनों वैल्यू में कंपेयर करो, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल में कंपेयर करो, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, और जो लेस रिएक्टिव होता है उसका रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड वाला पार्ट होता है। तो ये वाला पार्ट आपने डिसाइड कर लिया कि ये वाला पार्ट आपका कैथोड है
और ये वाला पार्ट आपका एनोड है। मतलब निकिल मेटल का तो ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर मेटल का रिडक्शन होगा। तो हम रिएक्शन बना सकते हैं। हम रिएक्शन हमने बनाई, निकिल क्या कर रहा है, निकिल तो कन्वर्ट हो रहा है Na2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और कॉपर उन 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है और क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आपने कैंसिल आउट कर दिया, आपके पास सेल रिएक्शन आ गई Na प्लस Cu2 पॉजिटिव gives you Na2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो निकिल वाला पार्ट आपका कौन सा हो गया, एनोड वाला पार्ट। कॉपर वाला पार्ट आपका कैथोड वाला पार्ट। जरा ई नॉट सेल की वैल्यू निकालते हैं। ई नॉट सेल क्या करेंगे, ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन है, कैथोड कौन है, कॉपर, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड कौन है, निकिल, निकिल के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है माइनस 0.25 वोल्ट। वैल्यू आ गई आपकी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, वैल्यू आ गई 0.59 वोल्ट। पॉजिटिव आ रही है ई नॉट सेल की वैल्यू, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फीजिएबल है। इसका मतलब अगर आप निकिल के कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखोगे तो रिएक्शन होगी। और निकिल के कंटेनर निकिल मेटल के एटम से बना है, एक एक मेटल का एटम निकलता जाएगा और निकिल आयन में कन्वर्ट होता जाएगा। धीरे धीरे निकिल का कंटेनर का वेट कम होता जाएगा, निकिल का कंटेनर में होल्स होने शुरू हो जाएंगे। तो अब जरा सोच के बताओ, क्या मुझे निकिल के कंटेनर में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को रखना चाहिए? नो मैम। तो क्या लिखेंगे हम, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन निकिल वेसल। आप निकिल वेसल में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टोर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 सबको क्लियर हो गया? क्या क्वेश्चन नंबर 4 सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सबको क्लियर है? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगी, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। क्वांटिटी 24 मुझे दिख जानी चाहिए हैंड रेज की। मैम एक बार रीजन बता दीजिए। दीपांशी एक बार रिपीट करके बताओ क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, क्या क्या रिपीट करूं मैं, कौन सा रीजन बताना है? दीपांशी, मैम क्यों स्टोर नहीं हो सकता? ये रिएक्शन में ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फीजिएबल है। अब अगर सोचो आपने निकिल के कंटेनर में कॉपर सल्फेट डाल दिया तो अपने आप उनमें रिएक्शन होनी स्टार्ट हो गई और निकिल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो निकिल का एक एक एटम Na2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जाएगा। तो निकिल की मेटल में से, मेटल की जो कंटेनर है उसमें से एक एक एटम निकलता जाएगा और Na2 पॉजिटिव बनाता जाएगा। तो निकिल के कंटेनर में होल्स हो जाएंगे, और अगर कंटेनर में होल हो जाएंगे तो कैसे आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टोर कर सकते हो? दीपांशी, एम आई क्लियर? यस मैम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हालांकि बहुत सिंपल है लेकिन आई थिंक आपको इस तरीके के ईएमएफ ऑफ सेल बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे ईएमएफ ऑफ सेल पे बनेंगे। क्वेश्चन है फाइंड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, फाइंड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, Zn gives you Zn2 पॉजिटिव, 1 मोलर का सॉल्यूशन है, सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है। दूसरी सेल है Pp2 पॉजिटिव, इसका सॉल्यूशन भी 1 मोलर है और इससे बन रहा है Pb सॉलिड। आपको अब की बार जो डाटा दे रखा है ना वो सेल रिप्रेजेंटेशन की टर्म्स में दे रखा है, मतलब गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर रखा है उसने। आपको दे रखा है गिवन दैट ई नॉट Zn से Zn2 पॉजिटिव की वैल्यू आपको बता रहा है प्लस 0.76 वोल्ट, और ई नॉट Pb से Pb2 पॉजिटिव की वैल्यू बता रहा है प्लस 0.13 वोल्ट। ठीक है,
आपको पता है सेल रिप्रेजेंटेशन में जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट आपका एनोड, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, एनोड। जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो एनोड, और राइट वाला ये वाला पार्ट आपका कैथोड। सेल रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हम लेफ्ट में लिखते हैं, ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, रिडक्शन वाला पार्ट हम राइट साइड में लिखते हैं, रिडक्शन कैथोड पर होता है। तो ये एनोड वाला पार्ट है, ये कैथोड वाला पार्ट है। अब मुझे दे क्या रखा है, 0 से +2 चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये मुझे दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां भी 0 से +2 चार्ज बढ़ रहा है, इसका भी मुझे दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दोनों को कन्वर्ट करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल में। तो अगर मैं इनकी रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं तो क्या हो जाएगा, E0 Zn2 पॉजिटिव से Zn, इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.76 वोल्ट, और E0 Pb2 पॉजिटिव टू Pb, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी -0.13 वोल्ट। अब की बार ये आपके पास आ चुके हैं रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में। अब तो सिंपल क्या करेंगे, E0 सेल का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। E0 सेल का फॉर्मूला क्या है, E0 कैथोड, कैथोड कौन है, पीबी वाला पार्ट, पीबी वाले पार्ट की वैल्यू है -0.13 वोल्ट, माइनस कैथोड वाले पार्ट की वैल्यू ये हो गई, एनोड वाला पार्ट आपका जिंक है, इसकी वैल्यू दे रखी है -0.76 वोल्ट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 0.76 में से अगर आप 0.13 को माइनस करें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.63 वोल्ट। क्या सबको क्लियर है, वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल रिएक्शन है। तो क्वेश्चन 5 मैंने डिफरेंट पैटर्न के आपके साथ में डिस्कस करे हैं ईएमएफ ऑफ सेल पर। क्या सबको क्वेश्चन समझ में आ गए, यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब मैं आपको जो आज का आपका होमवर्क है जो आपको करना है, मैंने PQS गूगल क्लासरूम पर आप लोगों को भेज दी है, आप लोग जाकर देखिएगा। आपको PQS इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की मैंने भेज दी है। एनसीईआरटी, अब कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने एक बार मैं दिखा दे रही हूँ। एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप करेंगे। PQS में ही क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखा हुआ है, PQS में क्वेश्चन के नीचे ही आंसर लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1, 2, 3, 17। शॉर्ट आंसर टाइप पर पहुंचेंगे तो 30, 32, 34, 36, 42, 43। बैंक ऑफ बोर्ड क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का फर्स्ट, और उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको वहां एग्जांपल्स लिखे हुए मिलेंगे। एग्जांपल्स का 1 क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व। टोटल मिला के क्वेश्चन अगर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1, 15, टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। मैं आपकी कल की क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले आपका व्हाट्सएप पर जैसे आप टाइटल लिख के भेजते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या मेरे को ये वाला क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, आपका 3 बजे तक मेरे पास आउटपुट आ जाना चाहिए एक एक बच्चे का। अगर आपका आउटपुट नहीं आ रहा है तो मैं ये समझूंगी कि आपने पार्टिसिपेशन नहीं किया है, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है। तो सब 3 बजे से पहले अपना एक बार रिस्पॉन्स दे देंगे, और आई थिंक मुझे आपका जो आंसर मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा, 90% बच्चा यही आंसर देगा कि सारे क्वेश्चंस में लगभग कोई प्रॉब्लम अभी नहीं आ रही है, अभी सिंपल पैटर्न चल रहा है। अभी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम बढ़ेंगे चैप्टर में, लेकिन अभी तक तो बिल्कुल सिंपल चल रहा है। तो फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सारी क्लासेस आप लोगों को अभी तक के सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। तो ये आज का आपका होमवर्क, और PQS मैंने आपको सेंड कर दी है। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज तो आपसे हम कल मिलेंगे सेम टाइम। अब किसी को कोई प्रॉब्लम, बेटा अभी नोट्स लिखने वाला सीन अभी है नहीं। अच्छा ठीक है, नोट्स लिखने वाला सीन जितना मैंने अब तक आपको कराया है मैं सेंड कर दूंगी। 2 और 3 पेजेस जो मैंने आपको कराए हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये वाले पेजेस आप कॉपी में नहीं लिखेंगे, ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पेजेस हैं। जो लिखने वाला डाटा है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी आज, ठीक है। एनी अदर प्रॉब्लम? यस मैम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना नेसेसरी है मैम? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ही नहीं कैलकुलेट कर सकते? और दोनों को ऑक्सीजन पोटेंशियल में लेके चलो कर सकते हो, लेकिन IUPAC ने फिक्स कर दिया है, अब हमें IUPAC नॉर्म्स को मानना पड़ेगा। बबीता मेरी बात क्लियर हो रही है? यस मैम। बात क्लियर हो गई? मतलब अगर जैसे कोई बच्चा घर में पैदा होता है और हम इंडिया के हैं तो सबने एक रूल बना रखा है कि इंडियन नेम जैसा होना चाहिए तो बच्चा थोड़ा अच्छा लगेगा। अब फॉरेनर नेम रखो तो थोड़ा सा ऑड लगेगा,
कभी दादी गुस्सा हो जाएंगी या नानी गुस्सा हो जाएंगी तो आईयूपीएससी गुस्सा हो जाएगा, इससे दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में रखो, ठीक है। ओके मैम, और थैंक यू। वेलकम। और किसी को कोई इशू? दीपांशी, आपने कुछ क्वेश्चन मेरे से पूछा था व्हाट्सएप पर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं हुई? यस मैम, हो हो गई, ठीक है। चलो लीव द मीटिंग, फिर कल मिलते हैं। कल तक आपका होमवर्क हो जाना चाहिए 3